हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ 5। विषय है आपका इतिहास और पाठ का शीर्षक है जब जनता बगावत करती है। 1857 और उसके बाद क्या हुआ। देखो बच्चों, आपको पता है, आपने जब पिछला पाठ पढ़ा था तो पिछले पाठ में आपने देखा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई और उन्होंने किस तरह से जो है हमारे यहाँ पर पहले राजाओं का शासन था, तो उस शासन को समाप्त करके उन्होंने किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर कार्य करना जो है प्रारंभ कर दिया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर आई तो उसने राजा, रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाही और इन सब का जो भी कार्य था उसमें दखलंदाजी की और इन सब कार्रवाइयों को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो जब लोगों ने उनका विरोध किया तो क्या हुआ, जब लोगों पर उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंची जनता की, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना शुरू किया। तो देखो फिर क्या हुआ, वो हम सब इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इस पाठ के शुरू में ही आप एक चित्र देख रहे हैं, चित्र 1 है ये। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हैं। यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। देखो कि जब विद्रोह फैलता है तो किस तरह से लोग एकजुट होकर जो है उनके ऊपर जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो अत्याचार सहने वाले लोग जो हैं वो एकजुट होकर अत्याचार करने वालों के साथ हमला करते हैं, बगावत करते हैं उन पर और उनके खिलाफ एकजुट होकर उन सब का सामना करते हैं। तो देखो अब नीतियां और लोग, पिछले अध्याय में जैसे आपने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। तो इन नीतियों से क्या हुआ कि राजा, रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाही सब पर जो है अलग अलग तरह से असर पड़ा। आपने देखा कि जो नीतियां और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती थी या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे, तो उन लोगों का विरोध किस तरह से वो लोग करते थे। अब आगे देखो आप, नवाबों की छिनती सत्ता, कि नवाबों की जो सत्ता जब छिनी तो वो तब वहाँ पर क्या हुआ। अब जैसे ये वक्त था 18वीं सदी के मध्य का, 18वीं सदी के मध्य में ही क्या हुआ कि राजाओं और नवाबों की ताकत जो है उनके हाथ से ले ली गई और ले ली जा रही थी। साथ साथ उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही क्या हो रहे थे, ख़त्म होते जा रहे थे। और बहुत सारे जितने भी दरबार थे उनमें क्या तैनात कर दिया गया, रेजिडेंट को तैनात कर दिया गया। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता जो है वो क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भी भंग कर दिया गया। उनकी राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके उनसे ले लिए जा रहे थे, उनसे छीने जा रहे थे। और फिर बहुत सारे जो भी स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी जो है वो उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो क्या थे, दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह उनकी मृत्यु के बाद उनको मिले। लेकिन क्या हुआ, फिर ये सब चीज़ें जो हैं वो लोग चाहते थे, पर जो उस समय जो गद्दी पर बैठ गए थे वो लोग इन सब चीज़ों को नहीं मान रहे थे। तो आपने देखा कि किस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने
कहा कि मेरे बेटे को ये सब दिया जाए, पर वो सब इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे थे। और पेशवा बाजीराव ने भी कहा कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनकी जो पेंशन है वो उनको मिले, पर वो भी नहीं हुआ। तो अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इस निवेदनों को ठुकरा दिया। तो जो उस समय वहाँ पर सैनिक थे, उन सब ने इनके जो भी पत्र ये लिख कर देते थे या अपना व्यक्ति वहाँ पर अभिव्यक्ति कि हमारे साथ ये होना चाहिए, उन सब को उन लोगों ने ठुकरा दिया। तो अवध की जो रियासत थी अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। अब अवध की एक रियासत रह गई थी जो कि क्या है, अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली क्या थी, आखिरी रियासत थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जारी था। अब देखो, जो वहाँ के उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या कहा कि डलहौजी की जो रियासत है वहाँ पर व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ पर शासन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी जो है ब्रिटिश जो जर्नल्स हैं या ब्रिटिश के जो अधिकारी हैं उनके हाथों में सौंप देनी चाहिए। तो देखो किस तरह से जो है वो उनमें नुक्स निकालते थे, उन पर अपना कब्ज़ा ले लेते थे और वहाँ पर फिर लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे, तो जिससे लोग जो हैं परेशान हो गए थे। कंपनी ने मुग़लों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। तो अब देखो, पहले तो उन्होंने क्या है, छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया, फिर उसके बाद वो देखा कि 18वीं सदी में जो था भारत पर मुग़लों का शासन था, तो मुग़लों के शासन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक अपनी योजना को बनाया। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह का जो नाम है वो हटा दिया गया। जैसे आज आप अपने भारत की करेंसी देखते हो तो उस पर क्या है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है या भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, और गांधी जी की एक प्रतिमा होती है नोट पर, सिक्के पर। तो उस समय पर क्या था, मुग़ल बादशाह के तस्वीर होती थी और नाम होता था, जिसको क्या है कि कंपनी ने हटा दिया और वहाँ पर जो है क्या किया, वहाँ पर उन्होंने अब मुग़ल बादशाह का जो नाम है उसको हटा दिया। और उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह ज़फ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। अब देखो 1849 में गवर्नर जनरल ने क्या किया कि जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, उनका जो परिवार था, वो बहादुर शाह ज़फ़र कहाँ रहते थे, लाल किले में, उनका परिवार भी वहीं रहता था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो क्या बोला गया कि उनके परिवार को वहाँ से निकाल दिया जाए और दिल्ली में उनको कोई भी जगह दे दी जाए। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो क्या थे, आखिरी मुग़ल बादशाह थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को जो है वो क्या कह रहे थे कि हम बादशाह नहीं मानेंगे, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। तो समझ आया आपको ये कि किस तरह से जो है मुग़लों का शासन ब्रिटिश सरकार ने ख़त्म किया। उसके बाद किसान और सिपाही के बारे में देखें। गांवों में किसान और ज़मींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी ज़मीनों हाथ से निकली जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले
भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को जो है वो ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। अब देखो, गांव में जो किसान थे वो क्या कर रहे थे, उनसे जो है भारी कर लिया जाता था कि उन पर कि तुमने जो है इतना टैक्स जो है सरकार को देना है। तो जब गाँवों में उस समय पर देखो बच्चों, खेती के इतने अच्छे साधन नहीं थे कि अच्छी खेती हो सके, कृषि हो सके। लोग जो है उस समय बारिश पर निर्भर होते थे कि बारिश होती थी तो फसलें अच्छी होती थी, खेतों को पानी अच्छा मिल जाता था। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी वो आज के समय की परिस्थितियों से बहुत ही भिन्न थी। तो उस समय उन पर जब बहुत टैक्स लगाया जाता था, उनसे कर वसूली की जाती थी, तो वो लोग बहुत परेशान थे। तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो इतना कर चुका सके। तो क्या होता था, वो उनसे उनकी ज़मीन ले लेते थे और किसानों को ही मजदूरी पर रख लेते थे। एक मजदूर बना दिया गया, किसानों को अपनी ही ज़मीन पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद देखो, जो भारतीय सिपाही थे वो भी क्या थे कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी में काम तो कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर काम कर कर खुश नहीं थे, क्योंकि उनसे काम तो इतना ज़्यादा लिया जाता था पर उनको जो है वेतन कम मिलता था और उनको जो है बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और बहुत सारे नियम जो क्या थे, ऐसे थे कि उनकी धार्मिक भावना और आस्था जो थी, जैसे धर्म कर्म वो करते थे, उस पर भी वो लोग चोट पहुंचाते थे। और आपको देखो कि उस समय अगर लोगों को बोला जाए कि आप लोग समुद्र पार करके दूसरे देश चले जाओ, तो लोग जो है समुद्र पार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि समुद्र यात्रा से उनकी क्या हो जाएगी, उनका धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में कोई भी एतराज़ नहीं था। तो जब सरकार ने सिपाहियों को यह बोला कि तुम पानी के रास्ते वहाँ पर जाओ, और जब सिपाहियों ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, तो फिर क्या हुआ बच्चों, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी गई। और फिर क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए क्या हुआ, 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में उन्होंने साफ कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे कहाँ जाना पड़ेगा, समुद्र पार कर जाना पड़ेगा। यह उन्होंने अपनी एक नई शर्त रख दी। सिपाही जो थे वो गांव के हालत से भी क्या थे, परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांवों को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब देखो, सिपाही जो थे उनके गांव में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से वो क्या थे, बहुत ही परेशान थे। तो इस वजह से उनको बहुत, जो उनका किसानों का भी गुस्सा था वो क्या था, सिपाहियों में भी फैलने लगा। अब आप यहाँ पर एक गतिविधि देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फ़ौज में नौकरी करे। आप उसे क्या कारण बताएंगे? तो आप इसका उत्तर लिखें। एक सिपाही का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। उसे लगातार एक जगह से दूसरी जगह भागते रहना पड़ता है। नंबर 2, उसकी सामाजिक गतिविधि लगभग समाप्त हो जाती है। वह अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाता। नंबर 3, अपने
पारिवारिक कर्तव्यों की कीमत पर वह अपने सैनिक कर्तव्यों को पूरा करता है, उसके पास इतना भी समय नहीं होता कि वह अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सके। तो बच्चों, ये गतिविधि थी जो इसका यह उत्तर हमने आपको लिखवाया। अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं सुधारों पर प्रतिक्रिया। एक यहाँ पर आप चित्र भी देख रहे हैं। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? दो लोग आपस में खड़े बातें कर रहे हैं। उत्तर भारत के बाजार में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए। तो अब इसमें है सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? सती प्रथा को रोका और विधवा विवाह को जो है बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। तो बच्चों, पहले क्या होता था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और वो शादीशुदा होता था तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। यह एक प्रथा थी, इसको सती प्रथा कहते हैं। फिर दूसरा, उन्होंने क्या किया कि जो जिनके व्यक्ति मर चुके हैं उन्होंने इसको रोका, सती प्रथा को, कि यह प्रथा बहुत गलत है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी स्त्री की तो वो तो ज़िंदा है, उसको नहीं मारना चाहिए। यह तो एक अच्छी बात थी कि उसको भी ज़िंदा जला दिया जाता था। तो ये इस चीज़ को रोका उन्होंने, यह बहुत अच्छी बात करी। फिर जो औरतें विधवा हो गई थी वह उनका दोबारा विवाह कराने पर उन्होंने क्या किया? एक कानून बनाया। यह कानून तो देखो बच्चों, एक नज़र में, आज की नज़र में भी अच्छा है। अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने के लिए और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। अब देखो, उन्होंने क्या किया कि स्कूलों में जो है इंग्लिश भाषा को लगा दिया कि इंग्लिश भाषा जो है बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाए, और ताकि, क्योंकि वो ब्रिटिश अपना शासन चाहते थे तो ब्रिटिशरों को तो इंग्लिश ही समझ आती थी, तो इसीलिए उन्होंने इंग्लिश जो भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है कार्य किए। 1830 के बाद क्या हुआ कि उन्होंने ईसाई की जितनी भी मिशनरियाँ थी उनको बोला कि तुम आराम से सब कार्य करो, ज़मीन इकट्ठा करो, अपनी संपत्ति बनाओ, क्योंकि अब उनको ये था कि वो यहाँ पर राज्य करेंगे तो जब सब उनका होगा तो उनको, उनके लिए यहाँ रहना, यहाँ पर कार्य करना बहुत ही सरल हो जाएगा। 1850 में एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। अब देखो उन्होंने क्या धर्म बनाया 1850 में, कि कानून क्या बनाया उन्होंने। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को जो है इस बात पर यकीन हो गया कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अब देखो कि तुम ईसाई, वो देखो लोगों को किस तरह से लालच दे रहे थे। अगर तुम हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाओगे तो क्या होगा कि जो भी तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारे पास ज़मीन है, तुम्हारे पास पैसा है, सोना है, वो सब तुम्हारे पास बना रहेगा, वो तुमसे कोई भी नहीं लेगा। तो लोगों को ये हो गया, पूरी समझ आने लगी कि जो अंग्रेज़ हैं वो उनकी जितने भी उनके रीति रिवाज हैं, उनकी जीवन शैली है, उसको क्या है, नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलन के बारे में हम आपको पाठ 8 में पढ़ाएंगे। अब आप जनता की नज़र में देखें, उस ज़माने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आपको स्रोत 1 और 2 पढ़ना पड़ेगा। तो स्रोत 1 में देखिए आप 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण
विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ जो है वो कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान भी कर दिया है। सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है, अगर यह नियम लागू किए गए तो भारी उथल-पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। तो यह विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रस्ताव में यह लिखा गया है। अब आप स्रोत 2 देखो। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कॉमन अफसर नॉर्गेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए जो है प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉर्गेट ने अंग्रेज़ी में अनुवादन किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा विश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्हें सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गाड़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिक अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलीलें थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। आप यह एक चित्र देख रहे हैं। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। देखो किस तरह से जो है उस समय मेरठ में यह लोगों पर किस तरह से जो है हुआ। इसका अब आप आगे देखो। स्रोत 2 का शेष। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया।
कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी। सीताराम पांडे, फॉर्म सिपाही टू सूबेदार, पृष्ठ 162 से 163। तो बच्चों देखो किस तरह से है जो उस समय ब्रिटिश शासन के लोगों ने जो है अफसरों को परेशान कर दिया और उनको जो है कहा कि तुम राइफ़ल उठाओ, दूसरे लोगों पर खून करो। तो यह सब हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ था। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग जो है ईसाई बने या हम लोगों पर इस तरह नाइंसाफ़ी से उनको मारें कि जिनका कोई कसूर भी नहीं है हम उनको ख़त्म करें। तो तब क्या हुआ, कर्नल साहब जो थे उस समय बहुत ही बेचैन हो गए थे इन सब बातों को लेकर। तो उन्होंने सीताराम को बोला कि तुम घर चले जाओ और यह जो बातें हैं अपने आप एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। अब आप यहाँ पर एक गतिविधि और देख रहे हैं, उसमें अब 2 प्रश्न हैं। सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थी? तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। सीताराम की राय, मुख्यतः अवध को अंग्रेज़ों द्वारा हड़प लिए जाने के कारण ही लोग नाराज़ थे। हालांकि यह खबर भी थी कि बंदूक के कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी का उपयोग हुआ है। लोगों के दिमाग में चिंता पैदा हो रही थी। विष्णु भट्ट की राय, लोगों के दिमाग में मुख्य चिंता इस बात को लेकर थी कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं एवं मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट कर उन्हें ईसाई धर्म बनाने की तैयारी कर ली है। अब दूसरा देखें, उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई, सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे? तो आप इसके बारे में लिखें। शासक लोग सिपाहियों को धर्म के नाम पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़का रहे थे तथा उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके लिए वे कई झूठी बातें तथा वायदे किया करते थे ताकि किसी तरह सिपाहियों को उनकी बात पर यकीन हो जाए। दूसरी तरफ सिपाही लोग भी दूसरे बटालियनों के सिपाहियों तक यह खबर पहुंचाते में लगे थे कि अंग्रेज़ किस तरह हमारे धार्मिक मामलों में दखल दे रहे हैं। वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की योजनाएं बनाने में लगे हुए थे। तो बच्चों ये गतिविधियों के उत्तर भी आपने देखे। अब हम आगे देखेंगे सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह का पहले आप अर्थ देखें। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो वो क्या है, सैनिक विद्रोह। तो सैनिक विद्रोह कैसे जन विद्रोह बन गया? यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन भिन हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था।
और जिसके चलते क्या हुआ कि मई 1857 में शुरू हुई बगावत जो थी वो भारत में कंपनी का अस्तित्व ही क्या किया, उसने उसको खतरे में डाल दिया। जो मेरठ से शुरू होकर सिपाहियों ने कई जगह पर बगावत की। जब सिपाही देखो बगावत करने पर आ जाते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, तो यह शुरुआत कहाँ पर हुई, मेरठ से। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग जो थे वो विद्रोही तेवरों के साथ खड़े हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था कि जब जो है सिपाही बगावत के लिए खड़े हो गए। अब आप यह चित्र देख रहे हो, चित्र 4, कैवलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही जो हैं वो कहाँ, बरेली से चलकर दिल्ली पहुँच गए। उन्होंने यमुना को नदी को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। तो जब धावा बोला तो यह जो युद्ध था वो पूरी रात चलता रहा। अब यहाँ आप देख रहे हो चित्र 5 मंगल पांडे का, मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की जो चर्बी है उसका लेप चढ़ा हुआ है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया, उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की उनको सज़ा दी गई। और यह 9 मई 1857 की बात है। देखो अब मेरठ से दिल्ली तक किस तरह से जो है लड़ाई हुई, ये आप देख रहे हैं कि 29 मार्च को जो है एक युवा सिपाही मंगल पांडे को जो है, ये आपने देखा ना कि जैसे वो मेरठ से बरेली से फिर यमुना को पार करके दिल्ली आए और वहाँ पर उन्होंने क्या है बैरक पर हमला बोल दिया। तो यह एक बहुत ही जो कार्य था मंगल पांडे ने किया, जिसके लिए क्या हुआ कि वो जब पकड़े गए तो उनको फांसी पर लटका दिया। और इसके बाद जो है बहुत सारे जो सिपाही वहाँ पर तैनात थे उनको क्या है मेरठ में उनको कुछ नए जो हैं कारतूस दिए कि आप इससे जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इनको इस्तेमाल करना सीखो। तो बहुत से सिपाहियों ने उनको इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिसके लिए क्या हुआ कि 85 सिपाहियों को तो नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद और उन पर एक इल्ज़ाम भी लगाया कि तुमने अफसरों की बात को नहीं माना है, इसके लिए उनको 10-10 साल की सज़ा भी दी गई। यह सब बात है 9 मई 1857 की। तो जब मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया तो फिर बाद में जो है मंगल पांडे की स्मृति में एक डाक चित्र जो है वो जारी किया, जिस पर जो है मंगल पांडे की तस्वीर थी। मेरठ में जितने भी तैनात भारतीय सिपाही थे उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत ही जो है अच्छी थी, ज़बरदस्त थी, क्योंकि 10 मई को सिपाहियों ने क्या किया, मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ पर जितने भी उन्होंने सिपाहियों को बंद किया हुआ था उनको वहाँ से आज़ाद करा लिया, उनको बाहर निकाल लिया। उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ी अफसरों पर भी हमला किया और उनको वहाँ पर मार गिराया। और फिर उन्होंने बंदूक और हथियारों को अपने कब्ज़े में ले लिया और अंग्रेज़ों की इमारतें जितनी भी थी और जितनी उनकी संपत्ति थी वहाँ पर उन्होंने आग लगा दी, उनको उन्होंने वहाँ पर आग के हवाले कर दिया। उन्होंने जो यह फिरंगियों के ख़िलाफ़ जो युद्ध का ऐलान किया था और सिपाही जो थे पूरे देश में अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म करने के लिए एकजुट हो चुके थे। लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेज़ों
के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? सिपाहियों ने इसका भी जो है जवाब ढूंढ लिया था। वे मुग़ल सम्राट बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को देश में शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही कहाँ पहुँच गई? दिल्ली। और जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में जितनी भी तैनात टुकड़ियां थी उन्होंने क्या किया? वहां पर बगावत कर दी। और यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ी अफसरों को मार दिया। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद जो है क्या किया? अपने कब्ज़े में ले लिया और उनकी इमारतों को आग लगा दी। तो जितने भी विजयी सिपाही थे वो कहाँ पहुँच गए? लाल किले की दीवार के आसपास। वे बादशाह से मिलने चाहते थे, लेकिन जब बादशाह जो था वो अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ करने को जो है तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वो जो है महल में ज़बरदस्ती घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। आप बहादुर शाह ज़फ़र का आप चित्र देख सकते हैं, चित्र 6। किस तरह से जो है सैनिकों ने बगावत की। सैनिकों ने जब वो अंग्रेज़ों पर हमला करते थे, उनको मार गिराते थे, तो उनके वहाँ पर जितने भी कारतूस वगैरह होते थे उसको अपने कब्ज़े में ले लेते थे और उसके बाद उनकी संपत्ति को भी वो आग लगा देते थे। और उसके बाद वो सब इकट्ठे होकर कहाँ पहुँच गए? लाल किले की दीवार पे। और जब बहादुर शाह ज़फ़र ने उनको अंदर आने से मना किया तो वो ज़बरदस्ती क्या है महल में घुस गए और उन्होंने उनको अपना नेता मान लिया। तो बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह बात माननी पड़ी और उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के बहुत ही गहरे जो हैं वो परिणाम सामने आए, क्योंकि जब राजा यह निर्देश जारी कर देता है तो फिर लोगों को इकट्ठा होना ही पड़ता है। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था, जब क्योंकि आपने पढ़ा है कि 18वीं सदी में मुग़लों का ही शासन जो था हमारे देश पर था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों में शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत हुए बहुत सारे शासकों को लगता था अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन जो है वो बेफिक्र होकर जो है चलने लगेगा। तो अंग्रेज़ों को जो है इन सब बातों की उम्मीद ही नहीं थी। उनको लगता ही नहीं था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में ही शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह ज़फ़र ने बगावत को अपना समर्थन दिया तो स्थिति क्या हुई? रातों रात ही बदल गई। कैसे बदली? क्योंकि लोगों को लगा कि जब राजा हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लोगों को जो है कोई रास्ता दिखाने वाला मिल गया, उनका हौसला बढ़ाने वाला मिल गया, उनको साहस मिल गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और क्या हुआ? आत्मविश्वास मिला। अब आप चित्र 7 देख रहे हैं, नाना साहेब। तो बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। मतलब जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला जो है वो शुरू ही हो गया था। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में क्या हुआ? सिपाहियों ने विरोध कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ युद्ध को निकल पड़े। क्योंकि देखो, जब उस समय पर कोई ऐसे मोबाइल फ़ोन या कुछ नहीं होता था, उस समय पर तो खत के द्वारा जो है
एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाया जाता था। जब दिल्ली में ये सब घटना हुई तो दूसरे जगह जगह पर ये घटना पहुंचाने में, ये सब बातें पहुंचाने में थोड़ा वक्त लगा। तो तब तक जो है शांति रही। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब यह खबर सारी जगह पहुंच गई तो फिर वहाँ पर क्या हो गया, विद्रोह होना प्रारंभ हो गया। सभी रेजिमेंटों में सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, जिसके कारण जो है कस्बों गांवों के लोग भी क्या हुआ, बगावत के रास्ते पर चलने लग गए। वे स्थानीय नेताओं, जमींदार और मुखियों के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, सेना को इकट्ठा कर लिया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर कर दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफ़र के तहत क्या हैं, गवर्नर हैं। एक तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर क्या है कि ब्रिटिश सैनिकों को वहाँ से शहर से बाहर निकाल दिया और अपने आप को क्या घोषित कर लिया, पेशवा। और उन्होंने साथ ही बोल दिया कि मैं बादशाह बहादुर शाह जफ़र का गवर्नर हूँ। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया। उन्होंने फिर जब ब्रिटिश लोगों को वहाँ से निकाल दिया तो फिर उन्होंने वहाँ पर जो है नवाबों को तैनात कर दिया। आप जैसे यह चित्र देख रहे हो, आज जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में क्या हुआ, अंग्रेज़ों के अफसरों को मारा जाने लगा और जो है सत्ता फिर जो है मुग़लों ने अपने हाथ में ले ली। आगे देखो आप, बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के साथ मिल गई। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तातर टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने भी 4000 सैनिकों की एक फ़ौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। अब देखो किस तरह से जो है बहादुर शाह जफ़र ने अपना हर एक जगह वो करना शुरू कर दिया। तो जितने भी राजा थे वो सब हरकत में आ गए और उन्होंने जो है एकजुट होकर अपनी अपनी सेना बना ली। सेना बनाने के बाद वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है बगावत पर निकल पड़े। आपने देखा कि किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने भी जो है विद्रोही सिपाही थे उनके साथ मिल गई और फिर उन्होंने अंग्रेज़ों को जो है भारी चुनौतियां दी। आप चित्र देख रहे हैं, चित्र 9, रानी लक्ष्मीबाई। अब यहाँ पर भी आप एक गतिविधि में प्रश्न देख रहे हैं, मुग़ल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, मेरठ पर कब्ज़ा करने के पश्चात वहाँ पर सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी। वे सभी सिपाही लाल किले पहुँचे तथा बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने अपना नेता घोषित कर लिया। ऐसी स्थिति में अनिच्छा के बावजूद बहादुर शाह को विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। अब एक और आप गतिविधि देखिए, सिपाहियों के प्रस्ताव को मानने से पहले उन्होंने हालात का जो हिसाब लगाया होगा उसके बारे में आप एक अनुच्छेद लिखें। तो आप लिख सकते हैं, इसमें आप लिखिए,
बहादुर शाह जानता था कि वह बूढ़ा होने के कारण विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ था। वह इधर उधर दौड़ धूप नहीं कर सकता था, जबकि ऐसी गतिविधियों के लिए यह ज़रूरी होता है। वह ब्रिटिश ताकत से पूरी तरह वाकिफ़ था। साथ ही उसे यह भी पता था कि उसके राजवंश के नाम की कीमत क्या है। उसे पता था कि सिपाहियों के दिलों में चिंगारी भरी हुई है और उसकी आरंभिक विजय का अर्थ क्या है। उन्होंने इस आधार पर यह सोचा होगा कि अपनी कंपनी के भारतीय सिपाही उठ खड़े होंगे। यदि उन्हें एक ही नेतृत्व मिल जाए तो अभी मौका है कि वे अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करेंगे। वह जानते थे कि रियासतें जिनकी सत्ता छीन ली गई हैं निश्चित रूप से विद्रोहियों का ही साथ देंगी। तो यह थी गतिविधियों के उत्तर। फिर अब आप आगे देखें, जितने भी विद्रोही टुकड़ियां थी उनके सामने जो है अंग्रेज़ों की संख्या बहुत ही कम थी। बहुत सारे अंग्रेज़ों का जो शासन था वो ख़त्म हो चुका था। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास सा मिलता जा रहा था और ख़ास तौर पर अवध के इलाके में जो है वो चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, ज़मींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब देखो किस तरह से जो है लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने जो है कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा, क्योंकि खत तो देर से मिलता है, टेलीग्राम जल्दी मिल जाता है। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि हम जो भी अंग्रेज़ों में उस समय डर था, भय था, उसको लिखा। और उसमें लिखा उन्होंने कि जो भी लोग हैं हमारे वो डरे हुए हैं और लड़ाई कर 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 वो थक गए हैं। सारे गांव हमारे खिलाफ हो गए हैं और ज़मींदार भी हमारे खिलाफ हैं। आप चित्र देख रहे हैं, चित्र 9 रानी लक्ष्मीबाई का और चित्र 10 है वीर सिंह कुंवर का। और फिर हम आगे पढ़ते हैं। इस दौरान जो है वो बहुत सारे नेता सामने आ गए। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद के मौलवी अहमद अब्दुल शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का जो शासन है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो समझ गए थे कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती थी कि अंग्रेज़ यहाँ से जाए। इस आधार पर उन्होंने क्या है अपने समर्थकों को जुटाना शुरू कर दिया और एक विशाल संख्या बना ली कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई कर सके। दिल्ली में अंग्रेज़ों को सफाया करने के लिए क्या है बहुत सारी गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों के एक विशाल टुकड़ी कहाँ पर भेज दी, दिल्ली की ओर भेज दी। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए और बिहार के एक पुराने ज़मींदार कुंवर सिंह ने भी क्या है जितने भी विद्रोही सिपाही थे उनका साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके भी क्या हैं इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। आप अब यह चित्र 11 देखें। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सीलमगढ़ किले पर कब्जा कर लिया था। तो यह उसका चित्र आप देख रहे हैं कि किस तरह किलों पर कब्जे किए गए। अब यह एक चित्र और देखें आप, चित्र 12। ब्रिटिश सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए, यह उसका चित्र है। अब आप देख सकते हैं कि कंपनी पर पलटवार। इस उथल पथल के बावजूद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपनी हिम्मत को छोड़ा ही नहीं। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर क्या किया कि जो भी उनके खिलाफ विद्रोही खड़े हो रहे हैं उनको हम कुचल डालेंगे।
तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इंग्लैंड से जो है और फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को है जल्दी से जल्दी सज़ा देने के लिए उन्होंने क्या है कानून बनाए और जो भी उनके खिलाफ़ जहाँ पर भी बैठकर साजिश रच रहा होता था वह वहाँ पर धावा बोल देते थे और लोगों को मारते थे या कब्ज़े में ले लेते थे। तो सितंबर 1857 में जो है दिल्ली दोबारा से क्या हुआ, अंग्रेज़ों के ही कब्ज़े में आ गई। अंतिम जो बादशाह थे मुग़ल बादशाह बहादुर ज़फ़र पर जो उन्होंने मुकदमा चला दिया और उनको क्या किया, आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। उनके बेटों को क्या है, उनके सामने ही आंखों के सामने उन्होंने गोली मार दी। बहादुर शाह को अपनी पत्नी बेगम जीनत महल को जो है उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1858 में कहाँ भेज दिया, रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह ख़त्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग जो है वो अंग्रेज़ों से टक्कर ले रहे थे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक जो है लड़ाई लड़नी पड़ी। यह लड़ाई इतनी जल्दी से ख़त्म होने वाली नहीं थी। यह लड़ाई जो है कितनी लंबी चली कि देखो, अंग्रेज़ों जब दिल्ली से अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हो गया तो फिर जो है उन्होंने इंग्लैंड से सैनिकों को बुलवाया और वहाँ पर फिर लड़ाई लड़ी और दिल्ली को अपने कब्ज़े में ले लिया ब्रिटिश शासकों ने। और बहादुर शाह ज़फ़र के बच्चों को उसके आंखों के सामने गोली मार दी और बहादुर शाह ज़फ़र और उनकी बेगम को एक साथ जेल में डाल दिया। और 1862 में फिर क्या हुआ कि बहादुर शाह ज़फ़र की मृत्यु हो गई। तो दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने जब कब्ज़ा कर लिया तो इसका मतलब यह नहीं था कि उनका जो विद्रोह है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद भी जो लोग हैं अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे, उनके खिलाफ़ लड़ाई लड़ते रहे। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्ज़े से चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों की फ़ौज में घिरा पाया और वो क्या हो गई, शहीद हो गई। देखो रानी लक्ष्मीबाई को भी किस तरह से मार दिया गया और उसके बाद अवंतीबाई लोधी जब घिर गई अंग्रेज़ों से तो वो अपने आप शहीद हो गई। ताता टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापमार युद्ध चलाते रहे। छापमार युद्ध बच्चों कि वो ढूंढते थे कि कहाँ पर है और वहाँ पर जाकर अंग्रेज़ों को मारते थे। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ़ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। अब देखो, जब हम हारना शुरू हो जाएंगे तो हमारी हिम्मत भी ख़त्म होने लग जाएगी। अगर आप जीत रहे होते हैं किसी चीज़ में तो क्या होता है, आपकी ताकत स्ट्रॉन्ग, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप हर चीज़ से लड़ सकते हैं। तो ऐसे फिर देखो बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों पर विश्वास जीतने के लिए हर संभव जो हैं प्रयास किए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनका परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की तो वो सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनकी अधिकारों की दावादारी बनी रहेगी। देखो फिर अंग्रेज़ों ने किस तरह से लोगों को जो है लालच देना शुरू कर दिया। कहा कि तुम अगर हमारी बात मानते रहोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे पास रहेगी और ना तुम अंग्रेज़ी अफसरों को मारोगे नहीं और उनके खिलाफ़ हो रही बातों को
जो है हमारे को आकर बताओगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। अब यहाँ पर आप एक और गतिविधि देखें। उन स्थानों की सूची बनाएं जहाँ 1857 के मई, जून और जुलाई के महीनों में विद्रोह हुए। तो अब आप इसके बारे में लिखेंगे। इसके बारे में आप लिखिए। मई में 1857 मेरठ दिल्ली, जून 1857 कानपुर, जुलाई 1857 लखनऊ। तो ये हो गए आपके वह स्थान जहाँ पर विद्रोह हुए थे। अब हम देखते हैं आगे एक चित्र आप देखें। चित्र 14। अंग्रेज़ टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। देखो अब किस तरह से जो है अंग्रेज़ों ने जब भारत में आना हुआ उनका, तो उन्होंने किस तरह से जो है कश्मीरी गेट को जो है गोला बारूद से उड़ा दिया गया। फिर जब जिन्होंने विद्रोह किया, अब देखो उन लोगों से क्या कहा गया कि तुम अंग्रेज़ों का इज़्ज़त करो, अंग्रेज़ों का साथ दो, तो और उनकी हत्या नहीं करोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे, तुम्हें ज़मीन मिलेगी, घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इसके बावजूद जितने भी सैकड़ों सिपाही विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाए गए, उन्हें क्या हुआ, फांसी पर लटका दिया गया। अब आप एक और चित्र देख रहे हैं। चित्र 15। अंग्रेज़ टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। ध्यान से देखें किस तरह कलाकार ने अंग्रेज़ी सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों का धावा बोलते हुए दिखाया गया है। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिरी तक देश पर जो है वो दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वो पहले वाली नीतियों के सहारे जो है शासन नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए क्या किया, बहुत सारे बदलाव किए। नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा भी सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का भी गठन किया जिसे क्या बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी काउंसिल का नाम दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का जो है वो निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी जो है वो सीधे सीधे अपने हाथ में ले ली। तो देखो किस तरह से जो है ब्रिटिश ने कैसे नए कानून बनाकर जो है अपने हाथ में सत्ता दोबारा हासिल कर ली। आप देखो फिर दूसरे नंबर पर क्या उन्होंने कानून बनाया। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर जो है कब्ज़ा नहीं होगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशज, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी। उन्हें अपनी जितनी भी बातें हैं उसके लिए प्रेरित किया गया और वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की जो है वो छूट दी गई। नंबर 3, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से जो है
वो ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएं। और इसके साथ साथ नंबर 4, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति को जो है बहुत बड़े पैमाने पर जब्त किया गया। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, क्योंकि उस समय जो है मुग़ल बादशाहों का शासन था। तो इस वजह से जो है अंग्रेज़ समझते थे कि यह जो भी कार्य हैं वो मुसलमानों ने किए, इसलिए उन्होंने उनकी संपत्ति को ज़ब्त कर लिया। नंबर 5, अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सामना भी सम्मान करेंगे। अंग्रेज़ों ने यह भी फैसला लिया कि जितने भी भारत के लोग हैं वो उनकी रीति रिवाज और उनकी सामाजिक जो भी जैसे मंदिर गुरुद्वारे हैं इनका सम्मान करेंगे। आगे आप देखो नंबर 6, भूस्वामियों और ज़मींदारों की रक्षा करने के लिए ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद भारत का इतिहास का एक जो है वो नया चरण शुरू हुआ। यह मानचित्र आप देख सकते हो। उत्तरी भारत के विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र, आप जिस पर लाल रंग के निशान हैं वो हैं विद्रोह के मुख्य केंद्र, और काले रंग का जिस पर निशान है वो है विद्रोह के अन्य केंद्र। तो यह मानचित्र था। अब आप आगे देख सकते हैं खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक एक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसे शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परांगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़जतों के प्रशासनिक उत्तरदायी की पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेज़ों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणाम इसका क्या हुआ कि ओडिशा के दूसरी सामंती राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से जो है विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेज़ों ने उनके राज्य को अपने में ले लिया। सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व निश्चित कर दिया गया कि इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेज़ों ने राजस्व निवृत्त ज़मीन पर कर लगाने और नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ।
इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और भी बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग ज़मीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेज़ों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें ज़मीन की उपजाऊ क्षमता तथा रियायतें का भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायादारों की ज़मीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेना नायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वे ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे ज़मीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों को वो स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफ़ें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, अंग्रेज़ों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे, और स्थानीय ज़मींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित ज़मींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजानों में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। तो बच्चों, यह पढ़ना आपने देखा कि कैसे खुर्दा का संग्राम हुआ था और लोगों ने किस तरह से सरकारी खजाने को अपनी तरफ ले लिया और बहुत जल्दी ही खुर्दा के केंद्र इस घटना को लेकर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। तो उत्साह आगे आप देखो, अभी इसमें और भी है कि यह किस तरह से हुआ, आगे आप देख सकते हैं। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें क्या किया, प्रताड़ित किया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेज़ों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु वो असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हज़ार पाइकों को कंद जनजाति के योद्धाओं की अगवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद वो क्या किया गया, राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में क्या हुआ, कारावास दे दिया गया। बक्सी ने अपनी करीबी सहयोगी कृष्ण चंद्र भरमार राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच
यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिणी और उत्तरी पश्चिमी हिस्से में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने मेजर जनरल मॉर्टिनल को पाइकों के चुंगल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेज़ों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को जो है अपने काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुंजक के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेज़ों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का भी कार्य जो है सौंपा गया। संक्षेप में यह है। अब हम इसका क्या, ये जो हमारा खुर्दा अभियान था इसका देखो क्या है कि यह ओडिशा में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय जो था एक संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा और इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना, इसे कमतर कर आंकना होगा। तो समझ में आया ये किस तरह का विद्रोह था। अब आप एक और देख सकते हैं चित्र 11। ताइपिंग की सेना अपने नेता से मिलते हुए। परम शांति एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर ख़त्म हुआ। होंग जियोंग के नेतृत्व में हज़ारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी और इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। होंग जियोंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां पर ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी और जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन और जुए, वेश्यावृत्ति पर गुलामी पर प्रतिबंधी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज़ और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह की काफ़ी मदद की। अब देखो किस तरह से जैसे यहाँ पर भारत में हमारे हो रहा था वैसे ही चीन में हो रहा था और वो लोग किस तरह से एकजुट होकर इसका बगावत कर रहे थे और शांति और साम्राज्य वो लोग चाहते थे। अब आप यहाँ पर देखें, आइए कल्पना करें, कल्पना कीजिए कि आप विद्रोह के दौरान अवध में तैनात ब्रिटिश अधिकारी हैं। विद्रोहियों से लड़ाई की अपनी योजनाओं को गुप्त रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो यह आपने देखा, इसके बारे में आप लिखें। यदि मुझे कोई राय लेनी होगी तो मैं अपने उच्च अधिकारियों से स्वयं जाकर मिलूँगा। मैं संबंधित ब्रिटिश अधिकारियों
तक संदेश पहुंचाने के लिए सदैव किसी अंग्रेज को ही भेजूंगा, किसी भारतीय को नहीं, क्योंकि वे बीच में ही संदेश विद्रोहियों तक पहुंचा सकता है। मैं अपनी योजनाओं पर चर्चा स्वयं उपस्थित होकर करूंगा कि दस्तावेजों के माध्यम से, क्योंकि ये दस्तावेज विद्रोहियों के हाथ लग सकते हैं, मैं सभी भारतीयों पर नज़र रखूंगा, फिर वे चाहे छोटे पद पर हों या बड़े पद पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न अभ्यास इसका फिर से याद करें। प्रश्न 1 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया? तो आप इसका उत्तर लिखें। वह चाहती थी कि उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए बेटे को अंग्रेज उसके राज्य का वैध अधिकारी मान लें। प्रश्न 2, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? उत्तर है इसका, ऐसे भारतीय जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, उन्हें अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। प्रश्न 3, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था? तो आप इसका उत्तर लिखें। इसका उत्तर है, बंदूक में कारतूस लगाने के लिए उसके ऊपरी लगी एक पट्टी को दांत से काटना पड़ता था। ऐसी खबर थी कि उस पट्टी को बनाने में गाय एवं सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी चीज़ों के उपयोग से हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, अतः उन्हें कारतूसों पर ऐतराज़ था। प्रश्न 4, अंतिम मुग़ल बादशाहों ने अपनी आखिरी साल किस तरह बिताए? इसका उत्तर लिखें। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपने अंतिम दिन रंगून, आधुनिक म्यांमार की राजधानी की जेल में बिताने पड़े। यहीं पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब आप आगे देखें, आइए विचार करें। 5 प्रश्न, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज़ी शासक के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? इसका उत्तर लिखें। अंग्रेज़ की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं, उन्हीं के बल पर तो हमने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। वे जानते थे कि कई स्थानीय ज़मींदार एवं राजा उनके शासन का समर्थन करते हैं। 1857 से पहले उन्होंने इन्हीं सैनिकों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थी तथा कई बड़े विद्रोहों को कुचला था, अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। प्रश्न 6, बहादुर शाह जफ़र द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता तथा राज परिवारों का क्या असर पड़ा? इसका उत्तर लिखें आप। आम जनता बहादुर शाह जफ़र द्वारा विद्रोहियों को अपना समर्थन दिए जाने से बहुत उत्साहित हुई। इससे उनमें आशा का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि अब शायद अत्याचारी एवं शोषक अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकेगा। विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण कई राज परिवारों को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। वे इस खबर से बहुत खुश हुए कि उन्होंने भी विद्रोहियों को समर्थन दिया। वे अब सोचने लगे कि ब्रिटिश राज खत्म होगा तथा उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाएगा। अब आप आगे देखें। प्रश्न 7, अवध के बागी भूस्वामियों के समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? तो आप इसका उत्तर लिखें। अंग्रेज़ों ने कई भूस्वामी राजाओं तथा नवाबों पर मुकदमे चलाए और उन्हें फांसी दे दी। अंग्रेज़ों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपनी ज़मीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी गोरे लोग से
हत्या न की हो और वे आत्मसमर्पण करना चाहता हो तो उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी तथा जमीन पर उनके दावे तथा अधिकार का विरोध नहीं किया जाएगा। अब आप प्रश्न 8 देखें। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी गई। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया गया, जबकि यूरोपीय सिपाहियों के अनुपात को बढ़ावा दिया गया। सेना में गोरखा, सिख एवं पठानों के अनुपात को बढ़ाया गया। मुसलमानों को संदेह एवं शत्रु की दृष्टि से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों ने भारतीय रिवाज, धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं को सम्मान दिया। जमींदारों एवं भूस्वामी तथा जमीन पर उनके अधिकारों को सुरक्षा करने के लिए नीतियां अपनाई गई। आइए करके देखें। पता लगाइए कि सन 57 की लड़ाई के बारे में अपने इलाके या परिवार के लोगों को किस प्रकार की कहानियाँ और गीत याद हैं। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं। तो आप इसका उत्तर लिखें। सन 57 की लड़ाई के बारे में कुछ लोगों की वीरता से जुड़ी कई कहानियाँ हमारे क्षेत्र में प्रचलित हैं। कानपुर के एक दरबारी थे। वह एक हिंदू सूबेदार से संबंधित थे जिसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। लड़ाई के दौरान जब सूबेदार की गोली लगने से मृत्यु हो गई तो उसने महिलाओं की एक फौज तैयार की तथा उसका नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। उसने अपनी सेना की इस छोटी टुकड़ी के साथ लेकर बेगम जीनत महल तथा ताता टोपे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर दुश्मनों से लोहा लिया। नंबर 2, हमारे कई बुजुर्ग कहते हैं कि उनके बड़े बुजुर्ग सन 57 की लड़ाई के बारे में कई रोचक कहानियां सुनाया करते थे। उस समय हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखते ही बनता था। उनके द्वारा सुनाई गई एक कहानी के अनुसार एक मंदिर में एक पुजारी राजा रहता था। वह इतना कट्टर था कि निचली जाति के हिंदुओं को भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं देता था। लेकिन सन 57 की लड़ाई के दौरान उसने कई घायल मुस्लिम सिपाहियों को इस मंदिर में शरण दी। उसने कहा कि अपनी मातृभूमि की सेवा सर्वोच्च है। आज भी लोग इस कहानी को सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं। आगे देखें आप कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं। आप उन्हें इस समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। तो आप लिखें उत्तर इसका। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 के आसपास बनारस में हुआ। उनके पिता मोरपंत तांबे एक मराठी ब्राह्मण थे। उनकी मां भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत धार्मिक महिला थी। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुई। यहीं पर उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। कुछ वर्षों के बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया जो कुछ ही महीनों में चल बसा। 1853 में महाराज गंगाधर राव बीमार पड़े। लोगों ने उन्हें बच्चा गोद लेने की राय दी। उन्होंने अपने दूर के रिश्तेदार के बेटे दामोदर राव को गोद लिया। अगले ही दिन महाराज की मृत्यु हो गई। रानी ने दावा किया कि दामोदर राव उनका वैध उत्तराधिकारी है। ब्रिटिश राज ने रानी के इस दावे को ठुकरा दिया तथा उसके राज्य को कालातीत हो जाने की संधि के तहत अंग्रेज राज्यों से मिलाने का फैसला कर लिया गया। उन्हें झांसी का किला छोड़ने को कहा गया, लेकिन लक्ष्मीबाई झांसी की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध थी। उसने प्रसिद्ध शब्दों में कहा, मी झांसी नहीं दे नारा है के साथ अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने अपनी स्वैच्छिक सेना बनाई और उसमें पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को भर्ती किया। लगातार 2 सप्ताह की लड़ाई चलती रही। अंततः
झांसी के किले पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। रानी ने फिर से अपनी सेना गठन किया तथा ग्वालियर की ओर बढ़ चली। वह 1 सप्ताह तक लड़ती रही, किंतु अंत में दुश्मन की एक गोली का शिकार होकर युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हुई। तो बच्चों, यह था आपका प्रश्न अभ्यास। इसी के साथ आपका यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।